हमारी अंडर 15 मतलब उस टाइम पे थी ये। पांचवे गियर छठे गियर में लगा दो 80 पे और चलाते रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने एक गलती करी थी स्टार्टिंग में कि हमेशा एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हमारे साथ है ये किया सेल्टोस। ये है डीजल मैनुअल और क्या था HTK प्लस। इसका वेरिएंट है HTK प्लस। ये गाड़ी के ओनर हैं, यही मेरी मदद भी कर रहे हैं बताने में मुझे। तो भाई साहब, ये गाड़ी क्यों चूज़ करी? तो उस और टाइम पे एक सेकेंड, सॉरी, क्यों चूज़ करी तो ठीक है, कब ली और हाँ क्यों चूज़ करी? ये मॉडल है फरवरी 2020 का। तो उस टाइम पे मेरे पास दो तीन ऑप्शन थे जो मैं देख रहा था। एक तो इस सेगमेंट में उस टाइम पे थी एक क्रेटा, हाँ, मतलब इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा सेलिंग कार है। वो तो आज भी वही है। आज भी वही है। डस्टर थी एक। हाँ। एक हमारे पास XUV 500 आती थी। फिर थोड़ा सा ऊपर रेंज में जाते तो उस टाइम पे हैरियर आई थी। ये फेब में लिए, ये BS6 वाले नॉर्म से पहले की गाड़ी है। नहीं, ये BS6 ही है। BS6 ही है। पर क्रेटा उस टाइम पे BS4 आ रही थी। अच्छा। एक तो ये भी रीजन था कि क्रेटा नहीं लेने का, क्योंकि उस टाइम पे BS6 वाली क्रेटा आई नहीं थी। हाँ। फिर हैरियर थोड़ी सी आउट ऑफ रेंज आ रही थी, वो मतलब 20 प्लस हो जाती। हाँ, डेफिनेटली। तो और डस्टर वगैरह पे मुझे इतना भरोसा था नहीं। और ये गाड़ी उस टाइम पे मेरे ब्रदर इन लॉ ने ली थी, सेम सेल्टोस ही, बट उनकी है टॉप मॉडल बिल्कुल। अच्छा। जो देसी GTX वगैरह जो GT लाइन वाली। हाँ, GT लाइन। तो वो उनका मतलब रिव्यू अच्छा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी अंडर 15 मतलब उस टाइम पे थी ये। सही तो अंडर 15 लाख। अंडर 15 लाख थी ये। भाई डीजल गाड़ी आपको 15 लाख से नीचे मिल रही है। 1500 सीसी का डीजल इंजन है। ये इंजन से ही थोड़ी बात हुई है, तो माइलेज वाइलेज परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? परफॉर्मेंस तो मुझे जिस दिन मैंने पहली बार ये निकाली थी उसी दिन इसकी मतलब बहुत ही अच्छी लगी थी। मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। इसकी मतलब पिकअप वगैरह सब मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। एंड माइलेज की बात करेंगे तो इसकी अराउंड सिटी में 14-15 तो है ही। हाईवे पे तो 18 से 20 और ज़्यादा भी है ही। प्यार से चलाओ, थोड़ा आराम से तो चलाओ, 20 प्लस भी जा सकती है। पांचवे गियर छठे गियर में लगा दो 80 पे और चलाते रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब परफॉर्मेंस की बात रहे, 4 साल आपको हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, तो पहाड़ों में कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लेन्स में लंबी कितना लंबे एक स्ट्रेच में लेके गए उसको? सबसे ज़्यादा लंबा मैं कहूँगा जयपुर लेके जा चुका हूँ मैं, बिना रुके नॉन स्टॉप। तो 4-4.5 घंटा गाड़ी आराम से चल गई थी, कोई दिक्कत हुई नहीं। और जयपुर है ही कितना, यहाँ से 280-300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और पहाड़ों में चढ़ाई वढ़ाई पे कैसा रहा? पहाड़ों पे भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। पहाड़ों पे मैंने इसे चलाया है वैसे तो मेरे ख्याल से ऋषिकेश वगैरह ही हम या फिर नैनीताल तक ही गए हैं पहाड़ों में। इससे ज़्यादा और आगे ऊपर ऊंचे ऐसे मतलब जो ज़्यादा स्लोप वाले पहाड़ कहेंगे उन पे नहीं है। अच्छा। पर इसकी कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे कभी। कोई परफॉर्मेंस लैग कुछ नहीं फील हुआ? चलो, ये तो बहुत बढ़िया। बाकी अभी मैंने इसके अराउंड 42,000 पे मैंने इसके टायर चेंज करवाए। 42,000 पे जल्दी नहीं हो गए थोड़े? इसके कौन से टायर आए थे कंपनी से पहले? MRF आए थे कंपनी से। अच्छा, अभी दिखाओ इधर, एक मिनट कैमरामैन भाई साहब। इस टाइम ब्रिजस्टोन लगवाए हैं। ये कितने के पड़े टायर? ये पड़े थे 28.5 के। 28.5 के चारों टायर, तो मतलब 7,000 के आसपास पड़ा। ये मुझे लग रहा है स्टर्डो है, आई थिंक। नहीं, ये B390 है। B390 अच्छा टायर है काफ़ी। मैंने अपनी पोलो में B290 यूज़ किया था, इसी का ही लोअर सेगमेंट। वो भाई साहब बहुत ही बढ़िया टायर निकला था मेरा। तो तेरा मुझे लगता है क्योंकि गाड़ी थोड़ी भारी होती है ना, तो हल्के टायर ज़्यादा लंबे चल नहीं पाते। मेरी गाड़ी में भी ऐसे ही रहा था। वो चक्कर ये होने लगा था कि उसमें पंचर ही होने लगे थे टायर काफी। हाँ, वो ऐसे ही होता है, जब घिस जाते हैं टायर ना, पंचर बड़ी जल्दी होने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और इतने बारीक भी होते हैं कई जो इरिटेट करते हैं, जैसे ये लाल गाड़ी वाला कर रहा है। काफी बार मुझे अपने पंचर वगैरह हवा की दिक्कत होने लगी थी, तो मैंने कहा अब चेंज करवा ही लो। हाँ ठीक है यार, गाड़ी जब रोज़ चलनी हो ना और रोज़ ये पंचर इरिटेट कर रहे हो, तो फिर बंदा कहता है एक बार ही पैसे खर्चो, टायर कर लो। हाँ भाई, तो अब हमने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की तो और बात कर ली है, माइलेज की भी बात हो गई है। भाई साहब ये बताएं, इसकी मेंटेनेंस कैसी है डीजल की? आपकी ये सर्विस वगैरह क्या है? और कोई रेगुलर मेंटेनेंस के अलावा कोई खर्चा वर्चा आया क्या? हाँ, तो इसकी सर्विस अराउंड मतलब मैंने एक गलती करी थी स्टार्टिंग में। उन्होंने मुझे एक पहली सर्विस जब मैंने कराई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसकी एक AMC ले लीजिए, एक्सटेंडेड वारंटी। और उसके अलावा उनका एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें 3-4 सर्विस उनकी पेड फ्री थी। अच्छा।
तो वो ओवरऑल पैकेज अराउंड 20,000 पड़ रहा था, तो मैंने वो नहीं लिया था उस time। 20,000 का AMC पैकेज था, मेंटेनेंस वाला जो स्पेशल Maintenance पैकेज। वाला, yes। ओके। तो पर वो ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उससे वारंटी भी बढ़ जाती है और कुछ पेड सर्विस हमारी फ्री भी हो जाती है। एक तो पेड सर्विस सिर्फ लेबर फ्री होती है कि पार्ट्स और आर्ट्स भी? जैसे Volkswagen इस टाइम पे, Volkswagen और Skoda क्या है, वो 30,000 रुपये आपसे लेते हैं, मान लो 4 साल की पूरी सर्विस, कंप्लीट सर्विस, जिसमें आपका 4 साल के अंदर जैसे अगर ऑयल के चार्जेस वगैरह बढ़ रहे हैं, मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो वो भी उसी में ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। वो आपने सिर्फ 30,000 दे दिए 4 साल के लिए निश्चिंत हो। हाँ, वो तो इसमें भी वैसे ही था? वैसा ही था। और मतलब का पार्ट्स तो जैसे अगर कोई डिफेक्ट हो भी गया तो वारंटी में होता, तो हाँ, वो तो वारंटी में हो जाता है। मैं पार्ट्स एज इन ऑयल फिल्टर वो सब, उन सब की बात कर रहा था। हाँ, वो मतलब कवर्ड ही था उसमें। अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया डील थी 20,000 रुपये में। 20,000 में मतलब मैंने वो उस टाइम पे नहीं ली। पर फिर अब इसके सर्विस चार्ज जैसे पेड सर्विस के इसका अराउंड 8 to 9,000 के बीच पड़ जाता है। लेबर एंड कुछ अगर अलग से कुछ लग जाए, जैसे कभी इसकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवा दी साथ में, मतलब वो तो वैसे बोलते ही हैं वो। मैं कभी कभार अगर मुझे लगता है कि नहीं है आउट, तो मैं उसको स्किप करवा देता हूँ। अच्छा, वैसे आप बाहर से भी करा सकते हो सेम चीज। कंपनी वाले 1,500 लेते हैं, बाहर 300-350 में हो जाती है। तो एक ये तरीका होता है, आप पैसे बचा सकते हो अपनी सर्विस के टाइम पे। वो बाहर से एक बार मैंने कराई थी, तो उनके पास वो नहीं था आईपैड जो होता है ना, जो हमारे ओल्ड में वो है ना, कई सारी दुकानें। हाँ, MRF वगैरह। MRF वाले पे, उस पे इनमें एक पे कराई थी, उस पे आईपैड नहीं था। फिर मैंने कहा कंपनी से ही करवा लेंगे। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। स्टिल अगर हम देखें तो 8,000 के आसपास आप कह रहे हो कि सर्विस हो जाती है। और अब तक मुझे ऐसे मतलब कोई बड़ी वो नहीं लगी। एक बार स्टार्टिंग में इसमें ना एक इंजन की लाइट आने लगी थी, तो फिर मैं इसको, वो दूसरी सर्विस थी शायद, दूसरी या तीसरी, तब मैं उनके पास मतलब सर्विस वाले दिन ही ले गया था। तो उन्होंने फिर वो अपने आप ही विद इन वारंटी चेंज कर दी थी। तो वो उस टाइम की किया जो जितनी भी 2019 मिड 19 से लेकर 20 के बीच की जो थी, उनमें वो पार्ट डिफेक्टिव था ही। अच्छा, वो पार्ट ही डिफेक्टिव था। पंप में कोई दिक्कत। अच्छा, और कोई मेजर कोई डिफेक्ट नहीं आया गाड़ी में अभी तक? कोई अपना इलेक्ट्रिकल इशू या कोई चीज प्रॉब्लम आई हो? क्योंकि अब तो जैसे 4 साल हो गए तो गाड़ी की वारंटी भी आई थिंक आउट हो गई होगी। वारंटी आउट हो गई है, वो तो 2 साल की होती है इसमें। कोई इलेक्ट्रिकल इशू, कोई पावर विंडो नहीं चल रही, कोई म्यूजिक सिस्टम में इशू, कोई स्पीकर में कभी कुछ आया हो? नहीं, कोई ऐसी कोई कमी नहीं आई। मुझे पीछे वाले स्पीकर जो हैं हमारी गाड़ी के, वो थोड़े मुझे कम मतलब आवाज उनकी कम लगती है। वो थोड़ा सा ये ना Hyundai और Kia ग्रुप की आई थिंक एक कहानी है। हमारे एक और दोस्त के पास भी गाड़ी है, तो वो भी ये कंप्लेंट करते रहता है। आगे के स्पीकर्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, और पीछे वाले दरवाजों में हल्के डाले हुए हैं इन्होंने, बहुत हल्के हैं। मतलब अगर पीछे बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ चल ही नहीं रहा है। अच्छा, हाँ, मेरे को भी ऐसी फील आई थी थोड़ा सा। ये तो है, तो आप उसको चेंज करा सकते हो अगर आपने लंबी रखनी है। लंबी रखने से याद आया, डीजल गाड़ी 10 साल दिल्ली NCR भसड़, क्या प्रोग्राम है? अभी तो चल रही है जितनी, मतलब बिना कोई दिक्कत के तो चला रहे हैं। अभी तो कोई इशू नहीं आएगा अब। और ये BS6 है, तो वो सर्दियों में जो ये BS4 वाला डीजल का निकाल देते हैं, वो भी दिक्कत नहीं आएगी। वो भी दिक्कत तो ये अच्छा हुआ आपने क्रेटा की जगह ये ली 2 महीने अपना BS6 वाली। तो और इसके अलावा एक बार अभी जो ये होती है स्टीयरिंग कॉलम में, एक मुझे दिक्कत फील हुई थी। अच्छा, जैसे गड्ढों में जाती है ना, तो गड़क गड़क वाली आवाज आने लगी थी। हाँ। तो फिर मैं उसको अलग अलग जगह लेके गया। एक बार उस टाइम मैंने गलती क्या करी थी कि मैंने इसकी सर्विस करवा दी थी, जो ये गो मैकेनिक जो होता है। अच्छा, तो उन्होंने एक फरीदाबाद में ही कोई एक सर्विस सेंटर है, उस पे लेके उस पे करवाई। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में उसका प्राइस बताया कि पूरा पार्ट चेंज अगर रिपेयर भी होगा तो 14 से 15,000 लगेंगे। अच्छा, और अगर नया पार्ट लगेगा तो वो 23 से 24,000 है। तो फिर मैंने उस टाइम पे उनसे मना कर दिया कि मुझे नहीं करवाना। मुझे वो मतलब सही डिसीजन रहा, क्योंकि उसके बाद मैंने 2-3 सर्विस सेंटर पता किया, सबने अलग अलग ही वो बताया। हाँ। तो मैंने दिल्ली में अपने एक जानकार से करवाया, ओखला में है किया का। तो उन्होंने वो रिपेयर करके 5-6 हज़ार में मतलब वो हो गया था। अच्छा, कॉलम का हुआ था कि नीचे जो अपना स्टीयरिंग रैक होता है? कॉलम उसमें एक छोटा सा एक पार्ट, पता नहीं अभी पड़ा भी होगा, कि उससे आवाज आ रही थी, गड्ढे में जाती गुड़क गुड़क ऐसा आवाज होती थी वो। ठीक है, उन्होंने वो रिपेयर करके वो मतलब थोड़ा ही पार्ट बदला था। तो क्या वो आपके जानकार ने बताया कि वो क्या ये प्रॉब्लम आती रहती है कि ये सिर्फ इसी गाड़ी में आती रहती है? मतलब सेल्टोस में आती है ये प्रॉब्लम, आती रहती है। पर उससे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उससे कोई दिक्कत आने वाली है, गाड़ी चला सकते हो। पर वो है कि ओनर को खुद फील हो रहा है कि आवाज आ रही है, तुम्हारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने बदलवाई है। स्टिल अगर वो ये गाड़ी अगर 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी में होती तो क्या वो फ्री में फ्री में हो जाता ना? वो सर्विस सेंटर वालों ने बोला था वो फ्री में जाता। तो भाई क्विक टिप है कि गाड़ी की हमेशा एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। चाहे अगर आपके पास जब आप गाड़ी परचेज कर रहे हो, मानो थोड़ा सा हाथ टाइट है, उस टाइम आपने गाड़ी की वारंटी नहीं ली एक्सटेंडेड, कि आपने कहा चल 30,000 रुपये बचा लेता हूँ, थोड़ी गाड़ी सस्ती पड़ जाती है,
उस टाइम मत लो, लेकिन अगर गाड़ी की वारंटी 3 साल की है, 3 साल खत्म होने से 2 दिन पहले जाके खरीदा हो, वो आप 2 साल आपके निश्चिंत हो जाएंगे। और आपको ना वो आप पैसे जो खर्चोगे ना, आपको लगेगा कि वसूल है, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स आपकी गाड़ी कुछ ना कुछ नए नए नखरे ड्रामे करना शुरू करेगी जब गाड़ी एज करना शुरू करती है। 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं आई थी और ये चौथे साल में ये प्रॉब्लम आई थी, पर फिर भी चलो ये अच्छा है कि ज़्यादा खर्चा मेरा हुआ नहीं। हाँ चलो, वो तो ये एक समझदारी है कि आप सिर्फ एक जगह से जाके वहीं पे जाके पैसे दे दो और ठीक मत करा लो। आप 3-4 जगह जाओ, आप बताओ, अपना पता करो। बेसिकली आपको पहले तो पता ही लगेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई बार आपको कोई मैकेनिक बोल देगा जी ये प्रॉब्लम है, कोई बोलेगा वो प्रॉब्लम है। 3-4 जगह दिखाओगे आपको समझ आएगा कि सोर्स है क्या, और फिर उसको सॉल्व करो प्रॉब्लम को। तो ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट कैसा है? लॉन्ग ड्राइव पे कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी गाड़ी का। मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा मैं, जैसे मैंने इससे पहले मारुति की गाड़ी भी चला रखी है, तो मारुति और इसमें किया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो डेफिनेटली है। तो ये आपने एज ए ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव बता दिया। फैमिली को कैसे रहता है गाड़ी में बैठ के? पीछे सीट का मैंने सुना थोड़ी सी स्टिफ ऐसी, थोड़ी सी, एक तो सीट के फोम भी थोड़े टाइट हैं और शॉकर भी थोड़े वो हैं, सस्पेंशन भी स्टिफ साइड पे हैं। वो फैमिली कैसे रहती है? एज एन मतलब ऐसी कोई मेजर डिफ़िकल्टी मुझे हुई नहीं है, क्योंकि मैंने मतलब घर में छोटा बच्चा भी है। हाँ। तो मतलब ऐसी कोई मेजर डिफ़िकल्टी हुई नहीं है। पीछे अगर आप 2 जने बैठोगे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 3 में अगर थोड़ी स्पेस की दिक्कत हो जाती है मेरे हिसाब से। हाँ, 3 में तो हो जाती है, टिपिकली हैं तो 4 सीटर्स ही। वो 5वां तो बच्चा अगर पीछे बैठ जाए ना तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये तो है। ये बाकी तो कंफर्ट में मैं अराउंड 10 में से 8 बोलूँगा। 8 है। फेयरली गुड। तो भाई अब आप मुझे बताओ, आपको इसमें क्या प्रोज लगे और क्या कॉन्स लगे? ये सब तो हमने बाकी तो सारी बातें कर ली। कुछ तो इसकी बिल्कुल ही होगी एकदम बेस्ट चीज़ें, और कुछ आपको बिल्कुल ही ख़राब लगी होंगी, वो कुछ आप बताएं हमें। प्रोस की मैं बोलूँगा कि कंफर्ट नंबर 1, सेकंड इसकी माइलेज इस हिसाब से मुझे अच्छी लगती है डेफिनेटली। और एक ड्राइवर की होती है ना कि अब क्या बोलूँ उसे, क्या टर्म होता है ड्राइव, मतलब जिसमें आराम से ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी बिना कि उसके ज़्यादा ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह, ड्राइविंग कंफर्ट, या फिर ये बोलेंगे कि मतलब बिना किसी झंझट की, मतलब आराम, मतलब कहूँगा कंफर्टेबल गाड़ी है। दूसरी चीज़ इसमें मतलब दिक्कत अब तक 1 या 2 ही आई है मुझे, मतलब ऐसे कोई दिक्कत लगी नहीं कि बहुत ज़्यादा हर महीने गाड़ी लेके जानी पड़ रही है। हाँ, तो इस हिसाब से मुझे गाड़ी बहुत मतलब बढ़िया लगी उस रेंज में। अगर कॉन्स की बात करूँ तो मैं कॉन्स में ये कहूँगा, एक तो सबसे पहला कि ये मैनुअल गाड़ी है। दिल्ली एनसीआर और मैनुअल। दिल्ली एनसीआर या फिर कहीं मतलब ऐसे लेके जाओ, आप जाम में फंसोगे तो क्लच उस टाइम पे मतलब फिर वही है कि डेफिनेटली पैर में दर्द होगा। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी मतलब वही है, पीछे के स्पीकर की आवाज़ एक तो, दूसरी मतलब गड्ढे वगैरह में बेसिकली मुझे जहाँ तक लग रहा है बाइक को बिल्कुल पिन पॉइंट करके निकालनी पड़ रही है। बहुत संतुष्ट है अपनी गाड़ी से। हाँ, मतलब ऐसे कोई मेजर दिक्कत नहीं है गड्ढों में, मतलब कई बार लग जाती है ये, अगर मतलब थोड़ा सा वो करो, मतलब जिस हिसाब से इसकी मतलब वो है, इसकी हाइट है, उस हिसाब से उतनी मतलब ये क्लियर कर नहीं पाई है। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस है कि आप मोस्ट ऑफ द गड्ढों पे से चले जाओगे, पर इसे थार मत समझो। थार या मतलब वो स्कॉर्पियो वाली बात नहीं है, वो नहीं समझो वाली बात। ठीक। तो बाकी तो इसमें ऐसे कोई ऐसे इशू है नहीं। इसी से एक रिलेशन में मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल और है, सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था जब तक सर्विस सेंटर जा रहे थे? मैं अब भी सर्विस सेंटर पे ही करवा रहा था, मतलब ये मैं तो जैसे आपने गो मैकेनिक बोला तो मैंने इसलिए एक बार मैं गो मैकेनिक चला गया था, वो भी मतलब मुझे किसी ने कहा कि अब सर्विस मतलब वो वारंटी से चली गई है तो एक बार बाहर से करा लो। हाँ। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो मैं सर्विस सेंटर ही जाता हूँ। तो मुझे सर्विस सेंटर मतलब इट्स अराउंड मतलब ठीक है ये, मतलब ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर ऐसे भी मतलब वेटिंग वगैरह स्टाफ कैसा है, वेटिंग वगैरह भी काम ठीक करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं करते? काम भी ठीक कर देते हैं, मतलब विद इन सेम डे डिलीवरी भी हो जाती है गाड़ी की। पैसा भी मतलब ये बोलूँगा कि ठीक ही है ज़्यादा, पर यही है कि डिस्काउंट तो खैर कहीं होता ही नहीं है, वही लेबर चार्ज पे 10% मिलता है। हाँ वही है, वो भी स्कीम निकाल देते हैं थोड़ी बहुत, और क्या। चलो ये तो फिर काफ़ी आपका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अब आप मुझे लास्ट में जाते जाते एक बात बता दो, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को इस चीज़ के साथ
कि अगर आज की रेट में आपके पास फिर से 15 से 17 लाख रुपए हैं तो आप क्या यही गाड़ी दोबारा लोगे कि इसी सेगमेंट में कोई और लेना प्रेफर करोगे? नहीं, मतलब मैं सेल्टोस या फिर क्रेटा, इन दोनों में ही देखूंगा। क्रेटा क्योंकि BS6 आ गई है। हाँ, और डीजल ही लोगे कि मैनुअल पेट्रोल लोगे? डीजल ही लूंगा, बट ऑटोमेटिक लूंगा। हाँ, ये तो मैं पूछता ही ना, क्योंकि मुझे लग ही रहा था जो बताया ना कि मैनुअल से तो परेशान हो। मैनुअल से मैं परेशान हूँ। हाँ। तो अगली गाड़ी जो भी मैं लूंगा वो ऑटोमेटिक ही लूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो मैनुअल इस गाड़ी के से नहीं परेशान है, मैनुअल से ही परेशान है। चाहे वो गाड़ी डीजल हो, पेट्रोल हो, कोई मर्जी हो, CNG हो, किसी कंपनी की हो, लेनी ऑटोमेटिक है भाई ने। चलो फिर आई थिंक ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि सर्विस वगैरह और माइलेज वगैरह इसकी जो हमारे ओनर साहब ने बताई है। तो मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर और थैंक यू भाई साहब।